फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी से संबंधित ऐसे 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सीटीईटी के हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो 10 प्रश्न क्या है जो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के बीच केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वो 10 प्रश्नों को देखते हैं जो सीटीईटी के हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, एक विशिष्ट संप्रति को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोसी के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का उपयोग कर रही है। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 में आपको पूछा जा रहा है कि कंसेप्ट पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका या एक शिक्षक या शिक्षिका जो है बच्चे को हाफ सॉल्यूशन करके यानी आधा हल करके उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है। तो वो शिक्षिका या शिक्षक या अध्यापक या अध्यापिका जो है लेव वाइगोसी के अनुसार कौन सा रणनीति का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 पाड़। तो फ्रेंड्स, एक अध्यापिका बच्चे के साथ क्या कर रही है, हाफ सॉल्यूशन एग्जाम्पल देकर के क्या कर रही है, बच्चे की सहायता कर रही है, यानी बच्चे के साथ क्या कर रहा है, उसे हेल्प दे रही है। तो क्या कहेंगे, इसे पाड़ कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। और पाड़ को हम लोग हिंदी में और भी बोलते हैं, जिसे ढांचा या सहायता या सहारा, और इंग्लिश में इसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जा रहा है। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर यानी लगातार चुनौतियों का सामना करता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। फ्रेंड्स, एक बच्चा को जो है पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जाता है, उसके बावजूद वो बच्चा कक्षा में गणितीय क्रियाओं को लेकर के लगातार चुनौतियों का सामना करता है। तो इसका वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 पठन वैकल्य, ऑप्शन नंबर 2 आलेखीय वैकल्य, ऑप्शन नंबर 3 स्वालीनता वैकल्य, ऑप्शन नंबर 4 गणितीय वैकल्य। तो फ्रेंड्स, पर्याप्त समर्थन एक बच्चा को मिलने के बावजूद वो बच्चा जो है कक्षा में गणित को लेकर के उनके क्रियाओं को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करता है। तो इसका वजह क्या है, उस बच्चा में डिसकैल्कुलिया बीमारी है। क्या है, गणित से संबंधित बीमारी है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं गणितीय वैकल्य। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है, डिसकैल्कुलिया इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं गणितीय वैकल्य। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का प्रयोग होना जरूरी है, क्योंकि क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में एक क्लास में जो है विभिन्न प्रकार के अध्यापन रणनीतियों का प्रयोग होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1 ये तार्किक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, ऑप्शन नंबर 2 ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ऑप्शन नंबर 3 ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ऑप्शन नंबर 4 ये बहुबौद्धिकता को निष्पादन में मददगार है। तो फ्रेंड्स, जहां भी आपको हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत देखने को मिले तो आप वहां पर सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे बहु, कुल यानी बहु, और ग्रुप में देखेंगे, समूह में देखेंगे, यानी बहु में होना चाहिए या समूह में। तो हार्वर्ड गार्डनर ने किसके सिद्धांत दिए थे, तो बहु सिद्धांत दिए थे, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बौद्धिक क्षमता का जो सिद्धांत दिए थे 9 सिद्धांत दिए थे, जो बहु सिद्धांत है, यानी समूह में सिद्धांत है, ग्रुप में सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 बहु सिद्धांत यानी बहुबौद्धिकता के निष्पादन करने में मददगार है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन करने यानी कि विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 दी गई कविता सुस्मरण करने या करके वाचन करना, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। तो फ्रेंड्स, विवेचनात्मक यानी क्रिएटिव चिंतन जो है, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं अब हम लोग। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वे क्यों। ऑप्शन नंबर 4 भारत के राज्यों के नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यानी विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का जो उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर 3 से एक बच्चा जो है क्रिएटिव थिंकिंग करने लगेगा, जिससे वो पता करेगा कि तटीय लोग क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, किस तरह के खाना खा रहे हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग
प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, ये कथन क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, पुरुष जो है सामान्यतः अपने दिमाग के माध्यम से दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं क्या है अपने हृदय यानी दिल से सोचती है। तो ये कथन क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक रूढ़िवाद, ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक स्थिरता, ऑप्शन नंबर 4 दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद। तो फ्रेंड्स पुरुष और महिला के बीच में जो भी मापदंड होता है वो क्या है, लैंगिक रूढ़िवाद दर्शाता है। क्या करता है, लैंगिक रूढ़िवाद, यानी पुरुष जो है सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। तो ये कथन क्या कहलाता है, लैंगिक रूढ़िवाद। यानी ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है। परिवार में आरंभ होने वाले वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6 में है, परिवार में आरंभ होने वाले वो सभी प्रक्रियाएं जिसमें बच्चा जो है अपनी व्यक्तिगत पहचान लाना शुरू करता है, भाषा सीखता है, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करता है, तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 4 तृतीय सामाजिकरण। तो फ्रेंड्स एक परिवार में एक बच्चा जो है सबसे पहले परिवार से सीखता है, यानी परिवार जो है आपका प्राथमिक है और स्कूल जो है बच्चे के लिए क्या है द्वितीय, यानी समाज जो है स्कूल समाज और बाकी इन्वायरमेंट जो है बच्चा के लिए क्या है द्वितीय सामाजिकरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 का, यानी ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक सामाजिकरण आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है। भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 प्याजे, ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 3 वाइगोसी, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित क्या है, चॉम्स्की है। क्या है, चॉम्स्की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है। भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर 2 भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर 3 भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित होते हैं। तो फ्रेंड्स भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उचित नहीं है आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी भाषाई क्षमता जो है एक क्रम में नहीं एक क्रम में सीखी जाती है कहा जाए तो फ्रेंड्स एक क्रम में नहीं सीखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 8 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है। एक छोटी बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का जो है दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा यानी आसानी तरीके से जो है परेशान हो जाती है। जिन प्याजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। ऑप्शन नंबर 1 संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर 2 मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। यानी फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9 में आपको पूछा जा रहा है कि एक छोटी बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल पर कर पाती है, यानी प्रतीकात्मक क्या है वो खेल कर पाती है लेकिन अभी जो है दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण को वो समझ नहीं पाती है और अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से जो है आसानी से वो बच्ची जो है परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण है जो इस बालिका जो है वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी पूर्व संक्रियात्मक आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आप चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है, ऑप्शन नंबर 4
अनुसार एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स, कक्षा 3 के विद्यार्थी को देखते समय भाषा की शिक्षिका को कुछ त्रुटियां नजर आती है, महसूस होता है। तो क्या है, बच्चे जो है त्रुटियां करते हैं, दोहराते हैं, यानी बच्चे की त्रुटियों का जो है स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। तो बच्चों के लिए अधिगम करते समय फ्रेंड्स त्रुटियां होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा जो है अपने अधिगम में सुधार ला सके। तो फ्रेंड्स, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की क्या है, संकेतक है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने ऐसे 10 प्रश्न देखे जो CTET के हर पेपर यानी हर वर्ष के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या है कि शब्द को परिवर्तन करके यानी शब्द का उलट पलट करके आपको, या फिर ऑप्शन जो है उलट पलट करके आपको पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।